हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा ही होगा, शायद अगर नहीं देखा तो बता दे रहा हूँ। उस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर बना रहे थे। अब वो उसका पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 हम लोग उसका बाद में थोड़ा कुछ दिन बाद पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। अभी आज तो हम लोग क्लास 8 का साइंस का दूसरा चैप्टर का पार्ट 1 बना रहे हैं, जिसमें हम लोग दो टॉपिक मेन लिए हैं। और पहला टॉपिक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी और दूसरा है द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये दो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी जानना है। माइक्रोस्कोपी से मतलब हमको माइक्रोस्कोप के बारे में उसका हिस्ट्री जानना है। अब माइक्रोस्कोप के बारे में क्यों जान रहे हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस चैप्टर में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिना माइक्रोस्कोप के देखा ही नहीं जा सकता है। हमारे नॉर्मल आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता। ये माइक्रोस्कोप ही एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम ऐसी चीजों को देख सकते हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं कि ये थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं धरती पे। कुछ अच्छे भी मतलब कुछ यूजफुल भी होते हैं, मतलब हमारे शरीर में होते हैं और वो हमारे इम्यून पावर को अच्छे रखते हैं या फिर कोई हार्म नहीं करते हैं। ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। और कुछ होते हैं अगर हमारे शरीर में आ गए तो हमारे इम्यून पावर को कमजोर कर देते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं। मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ खराब भी होते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि कहाँ मतलब कैसे होते हैं। अब हमको ये जानना है कि ये कैसे कहाँ 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 पाए जाते हैं। तो ये धरती में आपको बोला हर जगह पाए जाते हैं। हवा, पानी, जमीन, कोई भी कचरा, जैसे कि आप घर के बाहरी मतलब झाड़ू पोछा करते हैं तो डस्ट निकलता है, उसमें भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आपके खाने में भी हो सकता है, लेकिन या तो वो यूजफुल हो सकता है जो कि उस खाने में पहले से हो, या फिर वो हार्मफुल हो सकता है जो कि उसके ऊपर से आया हुआ हो, एयर के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा। तो ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझ गए। अब हमको माइक्रोस्कोप के बारे में समझना है। माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप एक तरह से एक टेलीस्कोप ही है, लेकिन वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि दूर दूर तक देखने के लिए। वो बहुत ही मतलब टेक्निकल स्कोप्स होते हैं और सिर्फ एक ही स्कोप के द्वारा नहीं देखे जाते हैं। 3-4 अलग अलग तरीके के स्कोप भी उसमें एक्यूब किए जाते हैं। अब हम ये जान ले हम अब तो हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी जान रहे हैं और माइक्रोस्कोप के बारे में भी जान गए हैं। तब ये भी जान लेते हैं इसका इन्वेंटर कौन है। तो इसका इन्वेंटर है ज़ेकेंड्रिस जेन्सन एंड हेंस जेन्सन। ये ज़ेकेंड्रिस जेन्सन यंग थे और ये थोड़े ओल्ड साइंटिस्ट थे। दोनों बाप बेटे ही थे। मतलब ज़ेकेंड्रिस जेन्सन और उनके पिता दोनों ने मिलके ये माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। अब जरूरी नहीं है कि जिसने आविष्कार किया तो वही इस्तेमाल करे। सबसे पहला ऑब्जर्वर मतलब सबसे पहला व्यक्ति जिसने माइक्रोस्कोप को यूज किया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, वो थे एंटोनी वैन लेवेनहुक या आपको ल्यूवेन ह्यूक ऐसे कुछ लग रहा होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है लेवेनहुक। एंटोनी वैन लेवेनहुक ये कहलाए जाते हैं द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। जरूरी नहीं है कि हम जो भी फादर हैं, जैसे कि हमें माँ बाप ही हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मैं तो आपसे अच्छा ही हूँ, आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आप भूल गए हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जरूरी नहीं है कि हम फादर माइक्रोस्कोपी बोल दिए तो इनको सबसे अच्छा वाला नॉलेज आता है स्कोप के हिसाब में। तो ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले थे जिन्होंने माइक्रोस्कोपी को इस्तेमाल किया, इसके लिए कहना जाते हैं, ना कि इनके पास ज़्यादा नॉलेज था इसलिए। तो ये तो हो गया लेवेनहुक का कि सॉरी एंटोनी वैन लेवेनहुक का
कि ये फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व, ये सबसे फर्स्ट पर्सन थे टू ऑब्जर्व फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू माइक्रोस्कोप टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये तो क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग ये समझ लेते हैं जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है। ये छोटा ऑर्गेनिज्म है जो कि धरती के हर जगह पाए जाते हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल, लेकिन इसका इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं दिया है क्योंकि भूल जाता हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत काम में आएगा। तो इसका डेफिनेशन है ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल that we cannot see by our naked eyes। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे नॉर्मल आंखों से या फिर नॉर्मल आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये तो जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है माइक्रोस्कोपी का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन। अब हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे थोड़ा सा जानेंगे। हाँ, तो अब हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ गए, स्क्रू माइक्रोस्कोपी समझ गए। अब हमको टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझना है। तो पहले ये समझ लेते हैं कितने तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये तक मेनली 5 तरीके के होते हैं और उन 5 का नाम है, पहला तो बैक्टीरिया है, दूसरा प्रोटोजोआ है, तीसरा फंगी है, चौथा एल्गी है और 5वां वायरस है। तो ये सब है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिस्ट में आते हैं। अब सबसे पहले बैक्टीरिया को समझ लेते हैं। बैक्टीरिया के मतलब सबके मैं कुछ कुछ पॉइंट लिखूंगा जिनको अगर आप चाहें तो दिमाग में भी लिख सकते हैं और कॉपी में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहली बात है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब ये भी हमारे नॉर्मल आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं देखे जा सकते हैं हमारे नॉर्मल आंखों से, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ये वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये इनका बात है। ये लोग यूनिसेलुलर होते हैं, ये पहला बात। और ये धरती के हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा, वाटर, एयर, वाटर, सॉइल, डस्ट, सब जगह। लिख देते हैं फाइंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, सॉरी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ये तो 2 पॉइंट हो गए कि पहला यूनिसेलुलर और दूसरा कैन बी फाउंड एवरीवेयर। अब तीसरा क्या है कि ये हर जगह पाए जा सकते हैं। हाँ, हर जगह मतलब हर जगह, शरीर के अंदर भी होते हैं, शरीर के बाहर मतलब यही सॉइल, वाटर ये सब हो गए। खाने में भी पाए जाते हैं जो कि यूजफुल होते हैं। और ये लोग समुद्र के अंदर या फिर धरती के अंदर भी पाए जाते हैं। ये लोग बहुत ही अलग, ये लोग का, हाँ ये पॉइंट अच्छा है, ये लोग ना बहुत ही अलग अलग शेप्स के होते हैं। जैसे कि ये लोग गोल भी होते हैं या फिर चेन लाइक शेप बना के एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं रॉड की तरह। ये लोग सिंपल एक सिलेंडर की तरह भी रहते हैं, अलग अलग। ये लोग कॉमा जैसा होता है ना, ऐसे शेप के भी कुछ कुछ होते हैं, ऐसे मोटे में कुछ होते हैं जिनका ऐसे पूंछ भी होता है। ऐसे ऐसे तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब ये इनका शेप है, मतलब इतना तो कंफर्म होता है कि इनका एक डेफिनेट शेप होता है। भले ये नहीं कि सारे गोल नहीं हैं, फिर सारे सिलेंडर शेप के नहीं हैं, इतना है कि इनका एक डेफिनेट शेप होता है। तो लिख सकते हैं डिफरेंट शेप।
अब इसका ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि ये लोग ना हर मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जल्दी मल्टीपल होते हैं, मतलब जल्दी ग्रो करते हैं और जल्दी मल्टीपल होते हैं, मतलब 2 से 4, 5, 4 से 8 ऐसे वाला। तो ये लोग इनका ये है कि बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और जल्दी जल्दी मल्टीपल होते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एशेरिक कोली एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है और ये डाइजेशन करने के काम में आता है और ये हर 20 सेकंड पे डबल होते रहता है। मैं आपको बोला ही कि शरीर के अंदर पाया जाता है, तो ये भी एक है बैक्टीरिया जो कि डाइजेशन में आता है काम में, और ये हर 20 सेकंड पे डबल होता है और मरते भी जाते हैं। लेकिन कोई भी बैक्टीरिया हो, ये अगर उनके पास सूटेबल टेम्परेचर हो, मतलब सूटेबल टेम्परेचर हो उनका रूम टेम्परेचर, तो वो लोग हर 20 सेकंड में मल्टीपल हो सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये सबसे मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है क्योंकि हर जगह भी पाया जाता है। और कोई भी एड वगैरह आप जैसे देखते हैं हैंड सैनिटाइजर का या फिर कोई भी हैंड वॉश का, तो वहाँ भी बैक्टीरिया का नाम जरूर लिया जाता है। अब प्रोटोजोआ पे आ जाते हैं। इसका खास बात ये है कि इसके नाम, ये जो नाम है ना, ये लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड का आपका जानते ही है कि ये कम से कम 2-3 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है और इनका एक अलग मतलब निकलता है। तो इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन है लैटिन वर्ड के। पहला तो प्रोटो है जिसका मतलब फर्स्ट होता है और दूसरा है जोआ जिसका नाम होता है एनिमल। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाया गया, फाउंड हुआ, वो प्रोटोजोआ ही होगा। अब ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें और बैक्टीरिया में क्या अंतर है। ये दोनों एक ही जैसे होते हैं लेकिन अंतर बस इतना है कि इसका जो सेल, ये भी यूनिसेलुलर होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है। बस अंतर ये है कि इसका थोड़ा जो सेल स्ट्रक्चर है ये थोड़ा एडवांस होता है एज कंपेरेटिवली टू बैक्टीरिया। तो यही दोनों के बीच में अंतर है। और मतलब जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के है ना, लेकिन इनका कोई नाम है। वैसे प्रोटोजोआ का नहीं है, प्रोटोजोआ में भी अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं लेकिन इनका कोई नाम नहीं है। अब वो अलग अलग तरीके के क्या हैं, कुछ हैं जो कि हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं और वहीं पे जो भी उनको खाने को मिलता है वो उससे अपना गुजारा करते हैं। कुछ हैं जो कि एक जगह रह जो कि हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा। और कुछ होते हैं जो कि मतलब खाना खुद से बना लेते हैं। सॉरी, मतलब कुछ हैं जो कि खाना किसी का, मतलब कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म जो कि उनको मिलता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो कि किसी शरीर को होस्ट बना के, मतलब उसके शरीर के अंदर की न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके अपना पालन पोषण करते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हो गए। अब है कि ये भी इनका है कि बैक्टीरिया का था कि इनका कोई डिफरेंट शेप है। कोई भी बैक्टीरिया है इनका शेप रहेगा, भले चाहे सबके अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन है। लेकिन प्रोटोजोआ का नहीं है। प्रोटोजोआ कोई उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। आपने एमोइबा का नाम जरूर सुना होगा, AMOEBA, जो कि शायद आपने क्लास 7 के साइंस में पढ़ा होगा। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, ये जो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा, ये जाना होगा कि ये नकली हाथ बनाते हैं जिसको फ्यूसिडोफिया कहते हैं, और उससे वो खाने को अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर शरीर के सरफेस के ऊपर से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इजेस्ट कर देते हैं। तो कुछ बता। हाँ, तो हम प्रोटोजोआ का कुछ एग्जांपल देख रहे थे। एमाइबा तो हो गया, और एक है ट्राइपैनोसोमा, जो कि हमारे स्लीपिंग, अगर हमारे शरीर के अंदर आ जाए तो हमको सोने में
दिक्कत कर सकता है। मतलब ये ज़्यादातर स्लीपिंग सिकनेस करता है, सोने में दिक्कत होता है, हरासमेंट होता है, ऐसा होता है। अब फंगी पे आ जाते हैं। तो फंगी क्या है? फंगी जैसे कि आपने कोई ब्रेड पे देखा होगा, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि ये तो गल गया है, तो वो जो एरिया होता है ना, वहाँ पे फंगी होता है। और ये एक से जहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं ना, इसको मर्ड कहते हैं। MOULD, मर्ड। तो अब ये तो हो गया कि इनको मर्ड कहते हैं। अब ये है कि ये इसको अगर ये एक साथ रहेंगे तो फंगी, अलग रहेंगे तो फंगस। फंगस आपने ज़्यादातर सुना होगा, इसके लिए हम लोग फंगस ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है इसको बोलने में। तो फंगस हो गया, ये समझ गए कि इसका कॉलोनी का नाम है वर्ल्ड। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये ग्रीन नहीं होते हैं, बताइए इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, और इसका मतलब ये खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या करते हैं? तो ये लोग दो तरीके के होते हैं, पहला तो पैरासाइटिक और दूसरा सेप्रोफाइट। आप ये दोनों का मतलब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ। ये लोग या तो किसी के शरीर को अपना या फिर कोई भी प्लांट को अपना होस्ट बना लेते हैं, मतलब उसको अपना एक पार्टनर जैसा बना लेते हैं। ये वाले उसको कुछ दे या ना दे, वो ये लोग खुद ही उसके शरीर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपने जीते हैं। और कुछ होते हैं सेप्रोफाइट, मतलब कोई भी चीज जो कि गलने लायक है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है, उसको ये लोग डेट कर देते, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं और उसको खा लेते हैं। तो ये काम करते हैं। मतलब ये तो सिंपल हो गया कि या तो ये पैरासाइटिक होते हैं या तो सेप्रोफाइट। अब ये हो गया, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कितने, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये या तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब यीस्ट सुना होगा आपने शायद, अगर नहीं सुना है तो ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, जो कि अल्कोहल का एक सोर्स होता है। ये तो हो गया, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और कुछ कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, जैसे मशरूम हो गया। और ये सब जो ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने आप को बढ़ाते हैं। तो इनका ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनका जो सिस्टम, जो मेथड होता है रिप्रोड्यूस करने का, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। मतलब कहीं कोई भी डिब्बा किसी घर में छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए, आप वहाँ पे वाइट वाइट कुछ कुछ देखेंगे, आपको लगेगा बहुत ही, मतलब कॉटन जैसा लगेगा। लाइक उसको जब करेंगे अंदर देखेंगे तो आपको काला काला डॉट दिखेगा जो कि इधर से उधर जा रहा हो। आपको लगेगा जैसे कि ये कोई मकड़ी का किसी अपने बच्चे को रखी हुई है, अंडे रखी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो फंगी होता है जो कि रिप्रोड्यूस करके ऐसा वो अपना एक एरिया बना लेती है जहाँ पे वो उसके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ, अब हमारा ये तो क्लियर हो गया कि ये लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर फंगी का सारा बात हो गया। अब हम बस एक पॉइंट छूट गया कि ये लोग जो जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं ना, वही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। और क्योंकि यूनिसेल्यूलर सिर्फ मल्टीपल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो जो यूनिसेल्यूलर होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। अब एल्गी पे आ जाते हैं। तो आपने शायद कहीं भी कुएं में या फिर पानी के अंदर देखा होगा, क्या कहते हैं कि कोई भी दीवार पे जहाँ पे पानी बहुत हो, कुआं ही मान लेते हैं, तो वहां पे आपको ना ग्रीन ग्रीन तरीके का एक प्लांट जैसा कुछ दिखेगा, जिसको हम नॉर्मली तो देख सकते हैं लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं देख सकते। इसको भी अंडरस्टैंड प्लस समझने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ वाटर प्लांट है। मतलब बहुत ही कॉमन तरीके के ये लोग वाटर प्लांट होते हैं और सबसे छोटे वाटर प्लांट पाए जाते हैं पानी के अंदर में। ये लोग के पास खुद का कोई रूट या फिर कोई स्टेम नहीं होता है, ये लोग बस ग्रीन होते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये खाना खुद का बनाते हैं। ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं,
किसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं? ये लोग फंगी के रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब फंगस के साथ। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं, इनके पास दो कारण होता है। पहला, फंगी एल्गी को प्रोटेक्ट करता है और एल्गी इसको खाना देता है। और दूसरा, अगर ये फंगस के साथ या फिर फंगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करे तो ये लाइकेन में बदल जाता है। आपने क्लास 7 के साइंस में पढ़ा होगा एसिड बेस सॉल्ट में कि ये लाइकेन इसके लिए इस्तेमाल होता है ताकि हम लिटमस एक्सट्रैक्ट कर सकें, और लिटमस इसके लिए इस्तेमाल होता है ताकि हम ये पहचान सकें कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अगर याद आ गया हो तो अच्छा है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी बहुत अलग अलग शिप्स के होते हैं बैक्टीरिया जैसे, और ये लोग इनका भी अलग अलग तरीके के, ये भी कुछ इनका भी कुछ अलग है। ये भी कोई यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, कोई मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, जो कि आप प्लांट पे देखते हैं, प्लांट के रूप में देखते हैं। अब इनका जो नाम रखा जाता है ना, वो इस हिसाब से रखा जाता है क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन नहीं होते हैं, ये ग्रीन में भी थोड़ा अलग तरीके के ग्रीन होते हैं, तो उस हिसाब से इनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन एल्गी, ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन। यहाँ पे अगर कोई एल्गी आपको ब्लू ग्रीन जैसे दिख रहा हो, ब्लू भी दिख रहा हो, ग्रीन भी दिख रहा हो, तो उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। मतलब उनका भी कोई नाम होता है सेपरेट, जैसे कि एमेबा है, तो वैसे होता है नाम उनका, लेकिन ज्यादातर कॉमनली उनका नाम रख दिया जाता है उनके कलर के हिसाब से कि वो किस कलर के दिख रहे हैं। अब हम वायरस पे आ जाते हैं। तो वायरस में हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वायरस का स्ट्रक्चर एक्चुअली में इतना छोटा होता है कि ये सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट में सबसे छोटे, इतने छोटे कि ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखे नहीं जा सकते हैं। ये देखे जा सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसका कुछ अलग सिस्टम, इसका कोई अलग ही फंडा होता है, इसमें स्कोप वगैरह इस्तेमाल नहीं होते हैं, कुछ अलग तरीका होता है। और ये मतलब जो एडवांस है वो कलरफुल में निकालता है, लेकिन कोई सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही निकालता है। तो ये तो है, हो गया कि सबसे छोटे होते हैं और ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते। अब इनका है कि ये लोग खुद से जिंदा नहीं रह सकते, इनको कोई एक लिविंग टिश्यू जरूरी है, बिना लिविंग टिश्यू की ये लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है कि किसी को भी टच कर ले तो उसके अंदर कोरोना वायरस आ जाता है, क्योंकि वो उसको टच कर रहा है और उसके अंदर भी लिविंग टिश्यू है, तो वो उसके अंदर भी चले जाता है। ऐसे वायरस फैल जाते हैं। और ज़्यादातर सारे जो महामारियाँ या फिर प्लेग कहते हैं इंग्लिश में महामारियाँ को, तो सबसे ज़्यादा वायरस के द्वारा ही किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कोरोना वायरस जो कि आजकल सही में फैला हुआ है, और इसके द्वारा जो बीमारी होती है इसको कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 और बैक्टीरिया और कोरोना वायरस दोनों एक नहीं है। और एक और नाम है इबोला वायरस। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, और ये जो याद रखिएगा कि ये दोनों वायरसेस जो होते हैं वो ऐसे नॉर्मली जिंदा नहीं रह सकते, इनको एक लिविंग टिश्यू चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। ये पैरासाइटिक भी नहीं होते हैं और नहीं सेप्रोफाइटिक होते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।